टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट चैप्टर नंबर 16 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का टॉपिक है। नाम है एनवायरमेंटल इश्यू पार्ट 7 के बारे में। इस प्रेजेंटेशन में आप पढ़ने जा रहे हैं एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स के बारे में। एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स जब आप पढ़ेंगे तो ये नीट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है और माई सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एग्रोकेमिकल्स किसे कहते हैं और उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं उनके बारे में जानें। तो इन द वेक ऑफ अ ग्रीन रिवॉल्यूशन, यूज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैज इंक्रीज्ड मेनफोल्ड फॉर इनहेंसिंग क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब हरित क्रांति के मद्देनजर क्रॉप प्रोडक्शन, फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को और कीटकनाशकों यानी कि पेस्टिसाइड्स के उपयोग में कई गुना वृद्धि हुई है, इन्हांस हो रहा है। साथियों, एग्रोकेमिकल्स किसे कहते हैं तो आप जानेंगे कि एग्रोकेमिकल्स ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस में यूज किए जाते हैं। दूसरा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन। मित्रों, ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं तो द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज, मोस्टली व्हीट की और राइस की वैरायटीज। इस राइस और व्हीट के वैरायटीज के सीड्स और उसके साथ ही साथ इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक उर्वरक और इरिगेशन, पानी की सुविधा, उसे कलेक्टिवली ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो ये हुई बात ग्रीन रिवॉल्यूशन की। साथियों, ग्रीन रिवॉल्यूशन के वर्ड के फादर है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा करते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। और जब बात करते हैं कि हाई यील्डिंग वैरायटीज और केमिकल फर्टिलाइजर्स और उसके साथ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यानी कि केमिकली इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में क्या इंक्लूड होता है, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन में यूज किए थे। और भारत की जब बात करते हैं कि भारत के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन इन्हें कहते हैं। ये देखिए आपके लिए वर्ड फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग और इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन। MS यानी कि मैन कोम्बू सांबा शिवन स्वामीनाथन, ये आप याद रखें। नेक्स्ट देखेंगे साथियों की जब ग्रीन रिवॉल्यूशन में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग वैरायटी, उसी के साथ पेस्टिसाइड्स का भी यूज किया था। तो पेस्टिसाइड्स किसे कहते हैं? पेस्टिसाइड्स ये केमिकल्स होते हैं यूज्ड टू, किस लिए यूज किए जाते हैं? इरेडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पेस्ट। साथियों, पेस्ट जब बात करते हैं तो कॉकरोचेस हो या रोडेंट्स हो, चूहे कहेंगे, कोई एंड्स हो या कई वेस्प हो, बीज हो, मॉथ्स हो, ये जनरल पेस्ट वही आप पेस्टिसाइड से कंट्रोल किए जाते हैं। तो पेस्ट ये कौन से होते हैं? आपने देखा है कि पेस्ट ये डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स होते हैं और अनदर कई एनिमल्स पेस्ट के साथ होते हैं जो अटैक करते हैं क्रॉप्स पर, फूड पर और लाइव स्टॉक यानी कि जानवरों, मवेशियों को ये अटैक करते हैं पेस्ट। तो उनको कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड्स यानी कि केमिकल्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जानेंगे कि कौन से ऐसे पेस्टिसाइड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स की बात करेंगे यहाँ पर। मित्रों, इंसेक्ट को किल करने वाले इंसेक्टिसाइड होते हैं, बैक्टीरिया भी हार्मफुल होते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बैक्टीरिसाइड कहते हैं। कई फंगल एजेंट्स होते हैं, फंगीसाइड्स कहते हैं। और कई हर्बिसाइड्स यानी कि वीड्स होते हैं, टू किल द प्लांट्स लाइक वीड्स। तो ऐसे केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं। और
कई ऐसे रोडोंटिसाइड्स यानी कि ये रोडोंटिसाइड्स यानी कि रोडोंट्स जैसे माइस, रैट्स, स्क्वेरल जैसे होते हैं, हैज इंक्रीज्ड मेनफोल्ड फॉर एनहांसिंग क्रॉप प्रोडक्शन। यदि ये भी रोडोंटिसाइड्स हो या पेस्टिसाइड्स कहेंगे, हर्बिसाइड्स कहेंगे, तो इनको जब आप कंट्रोल करते हैं केमिकल से तो क्रॉप का प्रोडक्शन, फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है। ये क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हानिकारक होते हैं इंसेक्ट, बैक्टीरिया, फंगी, हर्ब और रोडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे दोस्तों की पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड्स, ये सभी केमिकल्स आर बीइंगली इंक्रीजिंगली यूज्ड। बहुत सारी अधिक मात्रा में ये फार्मर्स यूज करते हैं और ये पेस्टिसाइड इंसिडेंटली आर आल्सो टॉक्सिक टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। आपको रोडेंट्स, कई मॉस, कई कॉकरोचेस ये फसल को नुकसान कर देते हैं। इनको किल करने के साथ कई नॉन टारगेट यानी कि जिन्हें किल नहीं करना ऐसे भी ऑर्गेनिज्म किल होते हैं, मरते हैं। लाइक नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं? तो देखिए कि इस पिक्चर में देखिए अर्थवर्म, ये प्रेडिटरी माइट्स, ये बीटल्स और ये सेंटीपीड्स यूज ये नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये भी पेस्टिसाइड से किल होते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये पेस्टिसाइड फार्मर स्प्रे कर रहा है और अर्थवर्म ये फार्मर्स ऑफ फ्रेंड क्या करते हैं, प्रेडिटरी माइट्स ये भी इंपॉर्टेंट होता है, कई बीटल्स भी, सेंटीपीड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं किसके, सॉइल इकोसिस्टम की। तो सॉइल इकोसिस्टम के ये अर्थवर्म, प्रेडिटरी माइट्स, सेंटीपीड्स, बीटल्स ये होते हैं। सॉइल इकोसिस्टम का मतलब होता है ये सॉइल इकोसिस्टम लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर से प्रोड्यूस होती है और ये कंसर्न होती है साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट से, फॉर्मेशन एंड स्टेबिलाईजेशन ऑफ पोर स्ट्रक्चर बनाती है सॉइल का। तो ये अर्थवर्म, प्रेडिटरी माइट्स, सेंटीपीड्स, बीटल्स मोस्टली अर्थवर्म फार्मर्स ऑफ फ्रेंड होते हैं। ये भी पेस्टिसाइड यूज करने से क्या होते हैं, किल होते हैं, मरते हैं। पेस्टिसाइड्स टॉक्सिसिटी डिस्टर्ब करती है कई वैल्यूएबल सॉइल इनवर्टिब्रेट्स। अर्थवर्म, प्रेडिटरी माइट्स, सेंटीपीड्स, बीटल्स ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और ये नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूजफुल होते हैं, तो भी पेस्टिसाइड से ये किल होते हैं। उसी के साथ फार्मर्स का नुकसान होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर एक एनसीईआरटी ने आपके लिए एक क्वेश्चन पूछा ले रहा है। क्या है ऐसा क्वेश्चन? देखिए, डू यू थिंक, आप कोई आपके जहन में विचार करते हैं कि डू यू थिंक दीज कैन बी बायोमैग्निफाइड इन द टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम? टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि जमीन, यहाँ पर देखिए ये टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम है। यदि ये बायोकेमिकल्स, ये पेस्टिसाइड्स टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम को कई खतरा बायोमैग्निफाइड करते हैं? यस, बायोमैग्निफिकेशन टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम को भी ये हार्मफुल होता है, घातक होता है। और ये यहाँ पर देखिए कि एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी ये हार्मफुल होता है, घातक होता है। मतलब बायोमैग्निफिकेशन बोथ टेरिस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनवायरनमेंट, पानी का जो भी एनवायरनमेंट होता है। बायोमैग्निफिकेशन, इसके पहले वीडियो में आपने पढ़ लिया है कि बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है द एक्यूमुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट ऑर्गेनिज्म मे बी प्लांट और एनिमल एट अ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन। मानो मतलब क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स जैसे DDT हो या BSC हो, which get accumulated in a zooplankton। प्यारे दोस्तों, ट्रॉपिक लेवल आप जानते हैं कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होती है प्रोड्यूसर की, सेकंड ट्रॉपिक लेवल होती है हर्बीवोरस की, थर्ड हर्बीवोरस यानी कि कंज्यूमर्स की होती है, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहेंगे, टर्शियरी कंज्यूमर्स कहेंगे।
तो ये बायो पेस्टिसाइड्स डीडीटी बीएससी गेट एक्यूमुलेटेड इन द फर्स्टली, यहाँ पर देखिए कि बायो मैग्निफिकेशन ये एक्यूमुलेट होता है पहले ये जू प्लैंक्टन में, और स्मॉल फिशेस कंज्यूम करते हैं जू प्लैंक्टन। तो ये आपने इसके पहले वीडियो में जान लिया है कि वाटर में डीडीटी का प्रोपोर्शन जू प्लैंक्टन में आगे आगे जब जाएंगे इस ट्रॉपिक लेवल पर तो ये बायो मैग्निफिकेशन बढ़ता ही जाएगा डीडीटी और बीएससी का। नेक्स्ट बात करते हैं, वी नो what the addition of increasing amounts of chemical fertilizers can do to aquatic ecosystem vis-a-vis eutrophication। यहाँ पर बात करेंगे एक्वेटिक यूट्रोफिकेशन की। तो इस एक्वेटिक यूट्रोफिकेशन के संबंध में वाइज यानी कि संबंध में क्या होता है कि ये यूट्रोफिकेशन की जब बात करते हैं तो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स लीड टू अल्गल ब्लूम। यहां पर देखिए कि सभी इस लेक में पॉन्ड्स में अल्गल की ग्रोथ हुई है, अल्गल ब्लूम बढ़ा है। जब अल्गल ब्लूम बढ़ता है, अलगी फोटोसिंथेसिस करती है प्यारे दोस्तों। फोटोसिंथेसिस करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। लो ऑक्सीजन का मतलब होता है हाइपोक्सिक वाटर्स देन कैन किल फिश एंड कई ग्रासेस एंड रिड्यूस द एसेंशियल फिश हैबिटेट। यूट्रोफिकेशन स्टार्टिंग विद द ओवर एबंडेंस ऑफ algae एंड प्लांट्स। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम में यूट्रोफिकेशन हुआ है, उसी के साथ पानी में एक्वेटिक इकोसिस्टम में रहने वाले फिशेस हो या कई एक्वेटिक केमिकल्स हो, उनको ऑक्सीजन कम होता है, कम मिलता है, ये मर जाते हैं। साथियों, द करंट प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर आर देयरफॉर एक्सट्रीमली ग्रेव, यानी कि गंभीर चिंता का विषय है। एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर में ये यूट्रोफिकेशन गंभीर चिंता का विषय है। ये लाइन यहाँ पर ये कह रही है। आगे बात करेंगे दोस्तों, क्या लिखा है, इफेक्ट्स ऑफ एग्रोकेमिकल्स। तो यदि आप बात करते हैं कि एग्रोकेमिकल्स कृषि के लिए जो भी अलगी हो क्या बोलेंगे, इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, ये कंट्रोल करने के लिए कई एग्रोकेमिकल्स के इफेक्ट कैसे होते हैं इसके बारे में जानेंगे। मेरे दोस्तों, जब आप एग्रोकेमिकल्स का इंटेंसिव यूज करेंगे तो कई प्रॉब्लम कॉज होंगे, किसके बारे में, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। पहला प्रॉब्लम है कंटामिनेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर। सॉइल भी पोल्यूट होगी, वाटर भी पोल्यूट होगा। दूसरा, यदि आप एग्रोकेमिकल का ज्यादा यूज करेंगे तो बढ़ेगी रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्टिविटी, यानी कि फसलों का उत्पादन कम होगा। सॉइल की प्रोडक्टिविटी ये भी अफेक्ट होगी। और यदि एग्रोकेमिकल्स का इंटेंसिव ज्यादा यूज करेंगे तो तीसरा प्रॉब्लम आएगा डेवलपमेंट ऑफ पेस्टिसाइड्स अमंग द पेस्ट। ये क्या होता है प्यारे दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ पेस्टिसाइड अमंग पेस्ट मतलब कीटकों के बीज, कीटनाशकों का विकास होगा, वो एडेप्ट करेंगे, पेस्ट एडेप्ट करेंगे पेस्टिसाइड्स को। तीसरा प्रॉब्लम है डेवलपमेंट ऑफ पेस्टिसाइड्स अमंग द पेस्ट। फोर्थ है डिस्टर्ब सराउंडिंग एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन, उसी के साथ एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ेगा। और प्यारे दोस्तों, जनरल पॉइजनस ऑफ एग्रोकेमिकल्स भी बढ़ेंगे। क्या होते हैं एग्रोकेमिकल्स? यदि आप यूज करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसी के साथ कई धोखे होते हैं। तो एग्रोकेमिकल्स किल यूजफुल पॉलिनेटर्स। जैसे यहाँ पर देखिए, बटरफ्लाईज हो या बैट्स हो या बर्ड्स हो या बैट्स हो, उन्हीं को खत्म कर देता है एग्रोकेमिकल्स। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को भी खत्म कर देंगे। साइनोबैक्टीरिया यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर्स, वो भी किल हो जाएंगे।
एग्रोकेमिकल के साथ। और प्यारे दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटिस्ट ये भी यूजफुल होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ये भी यदि आप एग्रोकेमिकल्स यूज करते हैं तो ये भी मर जाएंगे, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा, फसल का उत्पादन नहीं होगा। और आगे बात करेंगे कि ये एग्रोकेमिकल्स का ह्यूमन की हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता है। यदि आप स्प्रे करते हैं एग्रोकेमिकल्स तो स्किन डिजीजेस, ब्लाइंडनेस होगा, रेस्पिरेटरी एंड नर्वस डिसऑर्डर बढ़ेंगे, तो कीटों के बीच कीटनाशकों का विकास भी होगा। ये जनरल पॉइजनेस ऑफ एग्रोकेमिकल्स कहेंगे। मेरे दोस्तों, बात आगे करेंगे केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि अकार्बनिक खेती क्या होती है। साथियों, यहाँ पर देखेंगे कि इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है एकीकृत कृषि प्रणाली का मुख्य उद्देश्य होता है कि खेती की जमीन के हर एक हिस्से का सही तरीके से इस्तेमाल करना। मतलब छोटी हो या बड़ी हो खेती, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ साइक्लिकल जीरो वेस्ट प्रोसीजर होती है, वेयर द वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी खेती के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट टाकाऊ पदार्थ होते हैं, फ्रॉम वन प्रोसेस आर साइकल्ड एज इन न्यूट्रिएंट्स फॉर अदर प्रोसेसेस। साथियों, इसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग अलाउज करती है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड बढ़ावा देती है, यानी कि इंक्रीजेस द इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है। मतलब यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई देता है रमेश चंद्र डागर। रमेश चंद्र डागर ये फार्मर है इन द सोनीपत, हरियाणा स्टेट का। इज डूइंग जस्ट दिस, यानी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग के एक प्रणेता है। इन्होंने क्या किया, रमेश चंद्र डागर इंक्लूड बी कीपिंग। यहाँ पर देखिए बी कीपिंग यानी मधुमक्खियों का पालन होना। दूसरा डेयरी मैनेजमेंट, यहाँ पर देखिए कि काउज एंड बफेलो का मैनेजमेंट। तीसरा है वाटर हार्वेस्टिंग, यहाँ पर देखिए कि ये दिखाई दे रहा है वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट। एकीकृत कृषि प्रणाली का मुख्य उद्देश्य खेती की जमीन यानी कि सॉइल हर एक हिस्सों का सही तरीके का इस्तेमाल करना, इसे इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। रमेश चंद्र डागर ने और क्या किया है कि कई उनके खेतों में कंपोस्टिंग, यहाँ पर देखिए कंपोस्टिंग एंड एग्रीकल्चर इन अ चेन ऑफ प्रोसेसेस व्हिच सपोर्ट ईच अदर एंड अलाउ द एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल एंड सस्टेनेबल वेंचर, यानी कि शाश्वत कृषि का विकास के बारे में उन्होंने आपको क्या बोलेंगे उससे आपको हिदायत दी है। मेरे छोटे भाई और बहनों, आगे बात करेंगे कि इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या लिखा है, देयर इज नो नीड टू यूज अ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना लाजमी नहीं है। किस लिए? क्रॉप्स के लिए कैटल्स एक्सीडेंटा मतलब डंग होता है, आर यूज्ड एज ए मैन्योर, ये आप मैन्योर बोल के यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए कि मवेशिया जानवरों का ये एक्सीडेंटा यूज किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, क्रॉप वेस्ट, यहाँ पर देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है क्रॉप वेस्ट, पराली बोलेंगे उसे नॉर्थ इंडिया। क्रॉप वेस्ट इज यूज्ड एज ए यूज्ड टू क्रिएट अ कंपोस्ट। जब कंपोस्ट यानी कि मैन्योर होता है, इनमें ऑर्गेनिक कंटेंट्स होते हैं। साथियों, ये कंपोस्ट विच कैन बी यूज्ड एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर्स और कैन बी यूज्ड एज ए जनरेट नेचुरल गैस। यहाँ पर देखिए कि नेचुरल फर्टिलाइजर और नेचुरल गैस
यानी कि गोबर गैस के मीथेन होता है, याद रखिए। दिस गैस सेटिस्फाइंग द एनर्जी नीड्स ऑफ द फार्म। आपकी जहां पर खेती होती है उस खेती में यदि आप गोबर गैस प्लांट लगाते हैं तो आपकी एनर्जी की नीड, ऊर्जा की नीड ये कंप्लीट होती है। आगे बात करेंगे इंथुसियास्टिक अबाउट द स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। किसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है? एंड हेल्प ऑन द प्रैक्टिस ऑफ इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। एकात्मिक कार्बनी खेती की बात हो रही है। वहां पर जब बात करेंगे कि रमेश चंद्र डागर सोनीपत के एक किसान है, इन्हें क्रिएटेड द हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब। हरियाणा के किसानों का वेलफेयर क्लब बनाया है और मेंबरशिप कितने हैं? 5,000 फार्मर्स इनके मेंबर्स हैं। प्यारे दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग ये बेहद ही इंपॉर्टेंट होती है। वेलफेयर, वहां से पोल्यूशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर स्टॉप करते हैं। माय सेल्फ दत्ता शिंदे ट्यूटोरियल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।